हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बॉन्ड एंगल, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डाइपोल मोमेंट। बट डाइपोल मोमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ताकि आगे टॉपिक जब हम लोग पढ़ रहे हो तो हमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, डाइपोल मूवमेंट जो है ये एक प्रैक्टिकल फिनोमिना है और ये प्रैक्टिकल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इससे जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी जब आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में डाइपोल मूवमेंट के टॉपिक के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कुछ वैल्यूज दे रखी है एक टेबल के अंदर, और आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चन जब उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो केवल उसी एक प्रैक्टिकल जो बॉक्स आपको दे रखा है जिसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दे रखी है उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें कोई ज्यादा इसमें इधर उधर की बातें करने के बजाय हम उस डब्बे को जहां पर वैल्यूज दे रखी है उसके ऊपर अगर फोकस कर ले तो हमारा डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। बट फिर भी हम उससे मिलते जुलते कुछ और एग्जाम्पल्स जो हमारे सिलेबस में जनरली दिए हुए हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। ध्यान से सुने क्या पॉइंट है। देखिए, कंफ्यूजन कहां पर क्रिएट होता है। डाइपोल मोमेंट आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू से। एक तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डाइपोल मोमेंट के सिंबल को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ इसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डी। क्यू का मतलब हो जाता है चार्ज, कितने कूलम्स आया, ठीक है ना वो, या कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आया वो, और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी। और हम ये जानते हैं हर मॉलिक्यूल में जहां पर भी पोलर बॉन्ड होगा वहां पर कुछ ना कुछ चार्ज सेपरेशन होगा, मतलब कुछ चार्ज डेवलप होगा, क्यू डेवलप होगा, और हर बॉन्ड की कुछ ना कुछ लेंथ होगी जिसे हम क्यू इंटू डी से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब हमें एनसीईआरटी में एक बॉक्स दे रखा है डाइपोल मोमेंट के अंदर जिसमें कुछ वैल्यूज दे रखी है, कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और उसकी कुछ वैल्यूज आपको दे रखी है। आप जब प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चन उठा के देखें, ठीक है, तो आपको एक बात बहुत ही क्लियर हो जाएगी कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चन आया वो एनसीईआरटी का जो टेबल आपको दिया हुआ है उसी टेबल में से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको डाइपोल मोमेंट टॉपिक में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इधर उधर के बारे में सोचने के बजाय आप उस टेबल पे अगर फोकस कर लेते हैं, या फिर जो एग्जाम्पल्स आपको यहां पर बताए जा रहे हैं क्योंकि ये उसी टेबल से रिलेटेड होंगे और उसके आसपास में जो मॉलिक्यूल सिलेबस में बन सकते हैं या जिनके बारे में पूछा जा सकता है वो हम डिस्कशन कर रहे होंगे। फिर से बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकल फिनोमिना है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्यू इंटू डी पर डिपेंड करता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल में क्यू कितना आएगा, डी कितना आएगा, ये हम अपने लेवल पे डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होता है। इसीलिए डाइपोल मूवमेंट में जैसा आपको बताया जा रहा है, हम लोग यहां क्यू इंटू डी तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें उनकी वैल्यू याद नहीं है, तो हम कुछ जुगाड़ देखेंगे, तो वो जुगाड़ किस तरह से काम करेगा हम उसके अकॉर्डिंगली डाइपोल मूवमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब सुने, डाइपोल मूवमेंट पे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं जनरली वो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेनली। पहला, कोई एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल आपको दे देगा और पूछेगा कि ये मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट जीरो है या नहीं है। अगर डाइपोल मूवमेंट जीरो है तो आप जानते हैं उस मॉलिक्यूल को नॉन पोलर बोला जाता है, और डाइपोल मूवमेंट अगर है नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम बोलते हैं वो मॉलिक्यूल क्या है, पोलर। तो कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है, नॉन पोलर है, ये बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि आपने ज्योमेट्री, शेप सब कुछ पढ़ रखा है। लेकिन जब बहुत सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाए जिनका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट है, उनमें जब कंपैरिजन की बात आती है तो कंपैरिजन किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि म्यू की जो वैल्यू है वो क्यू इंटू डी पर डिपेंड करेगा, और हर किसी का क्यू इंटू डी आपको नहीं पता है। तो जब कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पर हम क्यू इंटू डी, हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम उससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें कुछ जुगाड़ चाहिए होगा, और वो क्यू इंटू डी का जो जुगाड़ होगा, ध्यान रखें मैं जो बता रहा हूं दिस इज नॉट एन कॉन्सेप्ट, दिस इज अ जुगाड़। तो हम लोग डाइपोल मूवमेंट म्यू को निकालने के लिए जो जुगाड़ देखेंगे वो जुगाड़ कौन सा होगा, डेल्टा ई एन। क्यों डेल्टा ई एन यूज कर रहे हैं, क्योंकि म्यू का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है बेटा, क्यू इंटू डी, ठीक है। अब क्यू जो है चार्ज सेपरेशन है वो हम लोग जानते हैं, अगर डेल्टा ई एन ज्यादा होगा तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ज्यादा डेवलप होता है, इसका मतलब क्यू ज्यादा डेवलप होगा। अगर डेल्टा ई एन ज्यादा तो क्यू ज्यादा, और क्यू इंटू डी में जनरली ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम टाइम, वैसे तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है पर ज्यादातर डोमिनेट कौन करता है, क्यू डोमिनेट करता है, इसलिए हम क्यू को प्रेफर करके डेल्टा ई एन से सॉल्व करेंगे। हालांकि इसके कुछ जो हम डेल्टा ई एन से सॉल्व करेंगे इसके कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, बट दे आर नॉट एक्सेप्शंस, वो एक्सेप्शन नहीं होंगे एक्चुअल में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है या जुगाड़ है, तो ये जुगाड़ है एंड एक्चुअल कॉन्सेप्ट इज क्यू इंटू डी, लेकिन इसकी वैल्यू ना होने के कारण हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डेल्टा ई एन यूज करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, एनसीईआरटी का जो टेबल है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इजीली आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चेक करिएगा,
डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। पहली बात, डाइपोल मूवमेंट जो टॉपिक है, अभी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक पॉइंट आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी कंपाउंड ना तो 100% आयनिक होता है ना 100% कोवेलेंट होता है। तो अगर हम किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर या चार्ज सेपरेशन हो रहा होगा और उसी को हम लोग यहां पर डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पोलैरिटी ऑफ अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में पोलर है, नॉन पोलर है, कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, वो अगर आपको निकालना है तो वो किसके टर्म्स में मेजर किया जाता है? इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट ज्यादा, मोर पोलर, डाइपोल मूवमेंट कम, लेस पोलर, इस तरह से जनरल स्टेटमेंट दिया जाता है। आगे, डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से सुने, ये स्केलर और वेक्टर में से कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ किस पर डिपेंड करेगा? डायरेक्शन पे। तो हम ये देखेंगे कि यहां पर डायरेक्शन विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग वेक्टर सम, ठीक है। और हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम लेस ईएन एटम टू मोर ईएन एटम, जब भी सपोज किसी बॉन्ड की बात करूं, ए बी बॉन्ड की बात करूं, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में डाइपोल मूवमेंट का जो किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड का जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा उसे हम इस तरह से टेल्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? टेल्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और टेल्ड एरो का जो टेल होगा वो लेस ईएन एटम की तरफ होगा। किस तरफ होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह। और जो हेड होगा वो किधर होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह। तो यही आपको स्टेटमेंट यहां दे रखा है कि जो डायरेक्शन ऑफ एरो होगा, टेल्ड एरो होगा, दैट विल ऑलवेज बी फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। चलिए आगे बात करते हैं यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट, है ना। तो जनरली हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस में जब डाइपोल मूवमेंट की वैसे तो अलग अलग यूनिट हो सकती है, बट हम लोग जनरली जो यूनिट यूज कर रहे होंगे, दैट यूनिट विल बी बाय रिप्रेजेंटेड बाय डी। नेक्स्ट, डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड जहां पर दो एटम्स हैं, ए बी एटम्स हैं, और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। तो दोनों में जरूर, अगर सपोज ए को मैंने क्या माना है बेटा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बी को मैंने क्या माना है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो आप ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ चुके हैं और आपको पता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? डेल्टा माइनस। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पर क्या आ जाएगा? डेल्टा प्लस। दिस इज नोन एज चार्ज सेपरेशन। और अभी हम लोगों ने बात करी कि जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, टेल्ड एरो का डायरेक्शन होता है, दैट इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ये इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। तो जब भी हम डाइपोल मूवमेंट म्यू को निकालने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज सेपरेशन। किसी एक का चार्ज ले ले और चार्ज इनटू डिस्टेंस से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। और यही मैं आपको बोल रहा था कि हमें हर मॉलिक्यूल में कितना चार्ज आएगा एग्जैक्टली उसकी वैल्यू तो हम याद रख नहीं सकते, डी कितना होगा हम वो याद नहीं रख सकते। इसीलिए हम क्यू इंटू डी के बदले जो जुगाड़ यूज करेंगे वो जुगाड़ कौन सा होगा? डेल्टा ई एन। और इसके मैंने बोले कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, बट वो एक्चुअली एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि वो तो इस वैल्यू का रिजल्ट है, पर इसके अकॉर्डिंगली कहीं कहीं पर एक्सेप्शन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। दिस इज गिवन चार्ज एंड दिस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। सेकंड केस, अभी हम लोगों ने बात करी कि जब भी कोई बॉन्ड होगा, ए और बी के बीच में बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड के केस में क्या मिलेगा आपको कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन उसकी तरफ जाएगा। लेकिन दूसरा केस, इन केस ऑफ लोन पेयर, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया अमोनिया NH3, आप जानते हैं NH3 का स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक कौन जुड़ा हुआ है बेटा? लोन पेयर। अब हर इंडिविजुअल बॉन्ड का अपना डाइपोल होगा, तो बेटा N और H में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। हम जानते हैं इसका EN अप्रोक्सीमेटली 3 होता है और हाइड्रोजन का EN कितना होता है? 2.1। तो बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस बॉन्ड का वेक्टर ऐसे चला गया। इस बॉन्ड का डाइपोल भी नाइट्रोजन की तरफ, इस बॉन्ड का डाइपोल भी नाइट्रोजन की तरफ, बिकॉज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन क्या लोन पेयर का खुद का कोई डाइपोल होगा? तो यस, अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पे आपको लोन पेयर दिख रहा है तो एक कांस्टेंट बात है कि द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल विल बी, जब भी लोन पेयर होगा तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल विल बी फ्रॉम सेंट्रल एटम टुवर्ड्स द लोन पेयर। फ्रॉम सेंट्रल एटम टुवर्ड्स द लोन पेयर ऑलवेज। अगर किसी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ रहा है तो डायरेक्शन सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ होगी हमेशा। आगे
1 डिबाई कन्वर्जेंस आपको दे रखे हैं, 1 डिबाई इज 1 इंटू 10 टू द पावर -18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर्स। आप यूनिट देखेंगे सीजीएस एमकेएस इस तरह से सिस्टम चेंज कर रखे, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होता है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU, ठीक है। ये जो कूलम मीटर वाली वैल्यू है 3.33 वाली जो वैल्यू है, इसको याद रखने की कोशिश करें क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि 1 डिबाई इन कूलम मीटर विल बी हाउ मच। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू इससे रिलेटेड है। चलिए अब सुने ध्यान से, अभी तक हम लोगों ने कई कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब वीबीटी की हम लोग बात करते हैं तो वीबीटी में हम लोग कैसे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं बेटा, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग कैसे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं, पॉलीएटॉमिक स्पीशीज को। बॉन्ड एंगल जब हमने निकाला तो बॉन्ड एंगल आप जानते हैं, बॉन्ड एंगल में सबसे पहला काम क्या कर रहे थे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे, और हाइब्रिडाइजेशन किनका निकलता है, पॉलीएटॉमिक स्पीशीज का। इसीलिए बॉन्ड एंगल भी हम लोगों ने किसके लिए देखा, पॉलीएटॉमिक स्पीशीज के लिए। पर डाइपोल मोमेंट कैसे स्पीशीज के लिए काम में आएगा, आइदर डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक, तो ये दोनों के लिए यूज आता है। जब भी डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब भी डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सबसे पहले जो दिमाग में अप्रोच आना चाहिए वो ये कि जो गिवन स्पीशीज है वो डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है। ध्यान से सुने, डाइपोल मूवमेंट का एग्जाम में क्वेश्चन आया, दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए कि जो मॉलिक्यूल पूछा गया है, जो स्पीशीज पूछा गया है, वो डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है। इसी के बेस पे हम लोग कॉन्सेप्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि डायटोमिक स्पीशीज को सॉल्व करने का तरीका अलग होगा और पॉलीएटॉमिक स्पीशीज को सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि डायटोमिक में दो ही एटम होंगे और दो ही एटम में वेक्टर का डायरेक्शन या तो इधर या तो इधर, मतलब एक ही वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो इसमें सिंगल वेक्टर का काम आएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट से, फ्लो चार्ट से समझ लेंगे। लेकिन जब पॉलीएटॉमिक स्पीशीज आएगा तो वहां पर मोर देन वन वेक्टर आएंगे, मतलब एक से ज्यादा वेक्टर आएंगे, और एक से ज्यादा वेक्टर आना मतलब आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा, जो कि आप फिजिक्स वगैरह में वेक्टर्स में पढ़ते भी है, तो वो हमें यूज करना पड़ेगा। बट वेक्टर सम फॉर्मूले से सॉल्व कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा यहां पर, क्योंकि यहां बॉन्ड एंगल हम लोग जानते हैं 109.5 या मोर देन 109.5 या लेस देन 109.5 या हर हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल अलग होता है। और cos 109.5 की वैल्यू अगर आपसे या मेरे से पूछ ले तो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, और एग्जाम में वो हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इसीलिए पॉलीएटॉमिक स्पीशीज के लिए मैंने आपको पहले बोला हम लोग जुगाड़ यूज करेंगे, Q/D यूज नहीं करेंगे, हम जुगाड़ का यूज करेंगे, डेल्टा EN। चलिए पहले जैसे एग्जाम में डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन आया, पहले ये चेक करना डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या, ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलकर बने हों उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, डायटोमिक, डायटोमिक। और डायटोमिक में दो बातें हो सकती हैं, या तो जो दोनों एटम आ रहे हैं वो सेम होंगे, ठीक है, और या जो दोनों एटम बॉन्डिंग में आ रहे हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर दोनों एटम सेम हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के, तो ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोडायटोमिक। और अगर दोनों एटम्स अलग हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोडायटोमिक। अब होमोडायटोमिक के कुछ एग्जांपल्स आप लोग जानते हैं, बट फिर भी हम लोग देख लें, H2, F2, Cl2, Br2, I2, N2, O2, ये 2, वो 2, बहुत सारे 2 हैं, कोई से भी आ जाए, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। जबकि हेट्रो में है ना HF, HCl, HBr, HICO वगैरह वगैरह, ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स आ सकते हैं। अब जैसे ही डायटोमिक दिखा, दिमाग में सीधा सा कॉन्सेप्ट होमो है या हेट्रो है, बस ये देखना है आपको। अगर होमो डायटोमिक है, अगर होमो डायटोमिक है तो बेटा जैसे H2 की मैं बात कर रहा हूं, तो आप बताइए H2 ऐसा बनेगा, या F2 बनाओ तो भी ऐसा बनेगा, Cl2 बनाओ तो भी ऐसा ही बनेगा। दोनों एटम क्या होंगे, सेम। अच्छा, अगर दोनों एटम सेम हैं तो क्या किसी पर डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस डेवलप होगा, बिल्कुल नहीं। अगर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेवलप नहीं हुआ तो बेटा म्यू का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, Q/D, है ना, Q/D। क्या चार्ज सेपरेशन हुआ, नहीं। अगर चार्ज डेवलप नहीं हुआ तो चार्ज कितना हो जाएगा, 0। अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है
तो क्या कोई बॉन्ड लेंथ होगी या नहीं होगी? होगी। कितनी होगी ये हमें नहीं पता, हम यहां डी लिख देते हैं। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल ऑलवेज गिव अ रिजल्ट जीरो। तो बेटा ये देखें, म्यू इंटू जीरो इंटू कोई भी नॉन जीरो नंबर आप ले लें, आंसर कितना आने वाला है? जीरो। इससे हमें यह पता चल गया कि इसका म्यू कितना होगा? जीरो। लेकिन एग्जाम में आपके पास क्यू और डी की वैल्यू नहीं होगी, तो जुगाड़ हमारा क्या था? डेल्टा ई एन। क्या जुगाड़ था? डेल्टा ई एन। और आप बताओ, एच और एच का जब डेल्टा ई एन निकालूंगा, दोनों एटम सेम है, डेल्टा ई एन कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अगर डेल्टा ई एन जीरो है, इसका मतलब है हम रिलेशन जो यूज करेंगे, जुगाड़ जो यूज करेंगे, दैट इज म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। इफ डेल्टा ई एन इज जीरो, हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे म्यू इज इक्वल टू जीरो। किसके लिए? डायटोमिक के लिए। ध्यान से सुने, डायटोमिक का कॉन्सेप्ट अलग, पॉलीएटॉमिक का कॉन्सेप्ट अलग। तो जो भी बोल रहा हूं, दैट इज ओनली अवेलेबल या ओनली एप्लीकेबल फॉर डायटोमिक स्पीशीज। तो डेल्टा ई एन जीरो, म्यू जीरो। और अगर म्यू जीरो है तो आप बताइए, यहां पर चार्ज सेपरेशन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। चार्ज सेपरेशन नहीं होने का मतलब है कोई भी पोल डेवलप नहीं हुआ। अगर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस या पोल्स डेवलप नहीं हुए, तो ऐसे स्पीशीज को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। या फिर सीधा सा रिलेशन, म्यू जीरो होने पर जो भी मॉलिक्यूल या स्पीशीज आएगा, उस मॉलिक्यूल या स्पीशीज को क्या बोला जाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आगे बात कर रहे हैं हेट्रोडायटोमिक। हेट्रोडायटोमिक मतलब दो एटम से बना हुआ है, डायटोमिक। हेट्रो मतलब दोनों अलग अलग होंगे, HF, HCl, HBr, HI। एक बात बताएं, अगर मैं HF डायटोमिक आते ही, डायपोल मूवमेंट का क्वेश्चन आते ही पहले देखें डाई है या पॉली है, ये सारे क्या है? डायटोमिक। डायटोमिक के लिए जुगाड़ म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। HF, HCl, HBr, HI, किसी का भी डेल्टा ई एन निकालो, डेल्टा ई एन क्या आएगा? नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा ई एन नॉट इक्वल टू जीरो है तो म्यू उसी से रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो म्यू विल ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ऐसे स्पीशीज को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे बेटा? पोलर मॉलिक्यूल। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट। ऐसा हुआ क्यों? रीजन समझिएगा। सपोज मैंने HF लिया, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल हो गया हमारा। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया HF के बारे में, पोलर नॉन पोलर। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, यही पूछा जाता है कि मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट जीरो होगा या नहीं होगा। बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एग्जाम में HF दिखा, डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है? डायटोमिक है। डायटोमिक होते ही चेक करिए दोनों में बेटा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, क्या वो दोनों में इक्वली शेयर्ड होगा या ज्यादा फ्लोरीन की तरफ जाएगा? फ्लोरीन की तरफ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं उसका EN ज्यादा है। फ्लोरीन पे आएगा डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे आएगा डेल्टा प्लस। अब म्यू का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू डी, है ना। म्यू का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू डी। बेटा क्या यहां डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आया या नहीं आया? आया। कितना आया वो मुझे नहीं पता, वैल्यू हम याद नहीं रखेंगे, बस हम देख रहे हैं कि डेल्टा EN आया या नहीं आया, Q आया या नहीं आया। आया मतलब यहां पर Q की कुछ वैल्यू होगी, दिस विल बी नॉन जीरो। और दो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बना है, तो क्या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी होगा कुछ ना कुछ, जीरो तो नहीं होगा। तो ठीक है, दो नॉन जीरो वैल्यूज का जब मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू आएगी वो जीरो तो नहीं आएगी, तो दिस विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब हेट्रोडायटोमिक स्पीशीज आएगा, हेट्रोडायटोमिक स्पीशीज आएगा, तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। और उसे हम बार बार ऐसे सॉल्व करने के बजाय डायरेक्टली डेल्टा EN से देख लेंगे। तो फॉर डायटोमिक सीधा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या एग्जाम में क्वेश्चन आया डायपोल मूवमेंट का, सबसे पहले देखना है कि डायटोमिक स्पीशीज का क्वेश्चन है या पॉलीएटॉमिक का है। अभी तक हमने केवल डायटोमिक का डिस्कशन किया। डायटोमिक में देखना है होमोडायटोमिक है या हेट्रोडायटोमिक है। अगर होमोडायटोमिक है, सीधा आंसर डायपोल मूवमेंट जीरो एंड मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। और अगर हेट्रोडायटोमिक है तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड मॉलिक्यूल विल बी पोलर। अब सुने, दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला, एक तो डायरेक्ट मॉलिक्यूल के बारे में पूछेगा कि पोलर है या नॉन पोलर है, या म्यू जीरो है या नॉट इक्वल टू जीरो। और दूसरा कंपैरिजन का क्वेश्चन, और कंपैरिजन कैसे पता चलता है? म्यू की वैल्यू से। भाई इन दोनों में अगर कंपेयर करना है तो इसके म्यू की वैल्यू और इसके म्यू की वैल्यू पता होगी, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा। और म्यू कैसे कंपेयर होगा? बाय Q इंटू डी। पर मुझे इनके Q और D का एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, तो मुझे एक जुगाड़ चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वो जुगाड़ हमारे लिए कौन है? डेल्टा EN। और बेटा इनके लिए हम लोग डेल्टा EN से सॉल्व करेंगे। देखें, कंपैरिजन ऑफ डायपोल मूवमेंट अमंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और स्पेशली अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। देखें, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। अब एग्जांपल आपको दिया HF, HCl, HBr, HI। अब आप देखो क्या ये डायटोमिक है या नहीं है?
सबसे पहले आपको क्या करना है, म्यू चेक करना है। अगर डायटोमिक है तो कैसा डायटोमिक है, होमो या हेट्रो, हेट्रो 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 हेट्रो, मतलब सबका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा। अब किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा या कब, वो कौन डिसाइड करेगा, डेल्टा ईएन। बेटा एचएफ का डेल्टा ईएन जब हम निकालते हैं वैल्यू तो आपको पता है सबसे ज्यादा आएगा, एचसीएल का डेल्टा ईएन थोड़ा कम, एचबीआर का कम और एचआई का और कम। तो लेफ्ट टू राइट इस एग्जाम्पल में जाने पर डेल्टा ईएन डिक्रीज हो रहा है। अगर डेल्टा ईएन डिक्रीज होगा तो म्यू और डेल्टा ईएन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको गिवन है। इसका मतलब अगर डेल्टा ईएन डिक्रीज हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बेटा डायटोमिक का कॉन्सेप्ट यहीं तक है, ठीक है। डायटोमिक का फाइनल कंक्लूजन क्या, डायटोमिक, होमोडायटोमिक, म्यू जीरो, नॉन पोलर, डायटोमिक में हेट्रोडायटोमिक, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पोलर। और अगर ये पोलर में से पूछा जाए किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा या कम, तो सीधा सा फॉर्मूला डेल्टा ईएन जिसका ज्यादा उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा, और डेल्टा ईएन जैसे जैसे कम होगा डाइपोल मूवमेंट कम हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट डायटोमिक स्पीशीज। अब मूविंग ऑन टू पॉलीएटॉमिक स्पीशीज, ध्यान से सुने। जब पॉलीएटॉमिक स्पीशीज में कंपेयर करना होगा, मैंने आपको क्या बोला था, डायटोमिक में तो एक ही वेक्टर होगा, है ना, या तो इधर या नहीं होगा। लेकिन पॉलीएटॉमिक में एक से ज्यादा वेक्टर आएंगे ऑब्वियसली। अगर एक से ज्यादा वेक्टर हैं तो आपको जो नेट डाइपोल मोमेंट निकालना होगा वो उन सारे इंडिविजुअल वेक्टर का आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम अलोंग विथ, अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर का भी वेक्टर बनेगा। तो वो सारे वेक्टर्स का जब आप वेक्टर सम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको नेट डाइपोल मोमेंट निकलेगा। अब याद करें वेक्टर सम का, तो जैसे याद करें रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते थे, आर रिजल्टेंट या नेट क्या होता है फॉर्मूला, R1 स्क्वायर, है ना, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा, यही लेते हैं। अब हमने R को यहां क्या मान लिया, उस वेक्टर को क्या मान लिया, म्यू। तो म्यू नेट इज इक्वल टू म्यू1 स्क्वायर म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, जहां पर इंडिविजुअल वेक्टर की वैल्यू तो काम आएगी ही आएगी, साथ में कौन काम आएगा, कॉस थीटा। तो यहां एंगल का बहुत ज्यादा रोल होगा, पर वो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में ही रोल प्ले होगा, हम लोग देखेंगे इंडिविजुअली, ध्यान से देखें। अब इसी फॉर्मूला जो प्रीवियस आपको रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला बताया, उससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या निकल के आते हैं, ध्यान से सुने। डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट विल बी जीरो, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर, ठीक है ना। और अगर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, पोलर। ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इफ थीटा इज 0 डिग्री, जो म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा वाला फॉर्मूला था, कॉस थीटा कॉस जीरो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम कॉस जीरो आप जानते हैं 1 होता है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो बेटा 1 अगर आ गया कॉस 0 डिग्री दैट इज 1, तो बेटा म्यू1 म्यू2 है ना, म्यू मैक्स हो जाएगा म्यू1 म्यू2, क्योंकि ये सबसे हाई वैल्यू आपको देगा एंड कंडीशन ऑफ मैक्सिमम म्यू। लेकिन कॉस थीटा में कॉस 180 डिग्री -1, तो -1 से +1 में जब लाई करेगा तो बेटा ये -1 के केस में जो आपका डाइपोल मूवमेंट होगा वो मिनिमम मिलेगा। दिस इज कंडीशन ऑफ मिनिमम म्यू। चलिए अब पॉलीएटॉमिक स्पीशीज के लिए क्या जुगाड़ है, क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुने। डायटोमिक में तो होमो हेट्रो से आपने सॉल्व किया, पॉलीएटॉमिक स्पीशीज आया तो क्या अप्रोच रहेगा, ध्यान से सुनिए। पॉलीएटॉमिक के लिए कुछ जुगाड़ है, क्या है जुगाड़। पॉलीएटॉमिक स्पीशीज में आप हमेशा क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अब सुने ध्यान से, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 या sp3d3 आएगा अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। अगर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, फॉर एनी हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से कोई भी हाइब्रिडाइजेशन है, अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितना है, 0। If in a molecule central atom having no lone pair, ध्यान से सुने, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितना है, 0, एंड ऑल साइड एटम या सराउंडिंग एटम क्या हो जाए, सेम। अगर ये दो कंडीशन है, फॉर एनी हाइब्रिडाइजेशन इन पॉलीएटॉमिक स्पीशीज, इफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज 0 एंड ऑल साइड एटम या सराउंडिंग एटम आर सेम, देन पर्टिकुलरली सभी का डाइपोल मूवमेंट कितना आता है, 0। ये सब प्रैक्टिकल वैल्यूज देखा हुआ है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर बन के आए थे बीएससी पीआर में, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, अदर जो भी स्ट्रक्चर्स आए थे, अगर सारे साइड एटम सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो बेटा सभी का जो रिजल्टेंट सम आता है वेक्टर का, वो आपस में कैंसल आउट होके क्या आ जाता है, 0। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए सीधा सा जुगाड़ है, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 और सारे साइड एटम सेम है, देन डेफिनेटली द मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर एंड इट्स डाइपोल मोमेंट विल बी 0। ठीक है, जैसे
एग्जाम्पल की बात करें CO2, ध्यान से सुने, डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आते ही क्या देखना है, डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है। ये क्या है, डाई है या पॉली है, पॉली। पॉलीएटॉमिक स्पीशीज में क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हम जानते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आपको पता होना चाहिए। हम जानते हैं CO2 में कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, और क्या दोनों लीनियर स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है ना। दोनों साइड एटम सेम है या अलग है, सेम है। ऐसे केसेस में आपको स्ट्रक्चर बनाना आए ना आए, सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा कि इफ in polyatomic species central atom is having no lone pair and all side atoms are same, then always the dipole moment will be zero and molecule कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। अब ध्यान से सुनिएगा एक बात को, यहां ये जो नॉन पोलर बोला गया, ये किसको बोला गया, मॉलिक्यूल को। पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है बेटा, कार्बन ऑक्सीजन में, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इस बॉन्ड का जो वेक्टर जाएगा, डाइपोल जाएगा, वो उस तरफ जाएगा, लेस En2 मोर En, ठीक है। और इसका खुद का कोई Q*D होगा। यहां पर भी कार्बन ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। इसका खुद का भी कोई Q*D होगा, लेकिन CO डबल बॉन्ड का जो Q*D आएगा वो दोनों जगह क्या आएगा, सेम। और इसीलिए इसका जो Q*D मतलब म्यू का वैल्यू आएगा और इसका जो Q*D म्यू का वैल्यू आएगा, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। और हम जानते हैं दो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर हमेशा एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। और इसीलिए नेट जो वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा वो जीरो। पर इतना फिजिक्स लगाने के बजाय सीधा सा एक कॉन्सेप्ट बता दिया, जुगाड़ बता दिया, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, ये पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो गया क्योंकि दोनों ने कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर आपसे सिर्फ इस बॉन्ड के बारे में बात किया जाए, सिर्फ C डबल बॉन्ड O के बारे में बात किया जाए, तो ये बॉन्ड नॉन पोलर है या पोलर है, तो दिस बॉन्ड इज पोलर, पोलर बॉन्ड। ध्यान सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, लैंग्वेज पे कई बार फोकस नहीं रहता, उसकी वजह से गलती हो जाती है। इन CO2 मॉलिक्यूल, है ना, CO बॉन्ड इज पोलर। अब हम लोगों के दिमाग में क्या आता है कि CO2 कैसा है, नॉन पोलर। पर वो नॉन पोलर बॉन्ड है या मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है ओवरऑल, लेकिन बॉन्ड इंडिविजुअल कैसा है, पोलर। ये बॉन्ड पोलर, ये बॉन्ड पोलर, पर दोनों की पोलैरिटी इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाती है और मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, नॉन पोलर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, एग्जांपल देखें BF3, ध्यान से सुनिएगा, BF3 डाइपोल मूवमेंट में क्वेश्चन आते ही पहले ये देखना है मॉलिक्यूल डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है। बताइए BF3 क्या है बेटा, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन। हम जानते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब क्या BF3 में कोई लोन पेयर होता है या नहीं होता है, सेंट्रल एटम की बात हो रही है, ठीक है ना। तो सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं, मतलब यहां पर लोन पेयर क्या हो गया, जीरो। इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, क्या सारे साइड एटम सेम है, तो यस ऑल साइड एटम आर सेम। आपको और कुछ आए ना आए, इफ in a polyatomic species central atom having no lone pair and all side atom are same, then result हमें directly पता है कि dipole moment, net dipole moment will be zero and molecule will become non-polar। पर ये cancel कैसे हुए, उसका concept समझने की कोशिश करिए। ध्यान से देखें, तीनों बोरॉन फ्लोरीन के जो बॉन्ड है बेटा, बोरॉन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर, लेस En2 मोर En, लेस En2 मोर En, ये गया। अब आप इसको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, ये सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सेंट्रल एटम के ऊपर जितने वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट निकालने, सेंट्रल एटम के नीचे जितने वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट निकालने। बेटा एक वेक्टर ऊपर जा रहा है ऐसा, और ये किसकी वजह से है, ड्यू टू फ्लोरीन। किसकी वजह से, ड्यू टू फ्लोरीन। और इन दोनों वेक्टर का जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो एक इधर है एक इधर है, तो वो नेट कहां आएगा, नीचे। नेट कहां आएगा, नीचे। और ये रिजल्टेंट भी किन दो की वजह से, फ्लोरीन। तो इसको भी बोलेंगे ड्यू टू फ्लोरीन। ध्यान से सुने, जुगाड़ बता रहा हूं सॉल्व करने के लिए, जब भी स्ट्रक्चर से सॉल्व करना होगा तो देखें, ड्यू टू फ्लोरीन, क्या दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, यस। और दोनों फ्लोरीन की वजह से है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसीलिए नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस जुगाड़ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी सॉल्व कर सकते हैं कि तीनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन हर बार वेक्टर एडिशन लगाने के बजाय हम लोग इस तरह से जुगाड़ से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगेन इसमें एक बात देखें, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर बट इंडिविजुअल BF बॉन्ड इज पोलर। चलिए अदर एग्जाम्पल, CH4, PCl5, SF6, IF7, ये सारे वो मॉलिक्यूल्स है बेटा
जो पॉलीएटॉमिक है, दूसरा सेंट्रल एटम पर जीरो लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, उन्हीं के केसेस हैं विथ जीरो लोन पेयर। और इसमें सारे साइड एटम सेम है, 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 तो इस केस के अकॉर्डिंगली सभी का डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? जीरो। चलिए केस नंबर 2 पॉलीएटॉमिक के लिए ध्यान से सुने, क्या है? इफ इन अ मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम हैज वन लोन पेयर, क्या बोला? सेंट्रल एटम हैज वन लोन पेयर, मतलब अभी हमने जीरो लोन पेयर की केस देख लिया। अब अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर का वैल्यू कितना है? 1, फिर साइड एटम कुछ भी हो, कैसा भी हो, कुछ नहीं चेक करना है, सीधा सा रिजल्ट है कि अगर सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर हो तो ऐसे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ऑलवेज कितना आएगा? म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? पोलर। बॉन्ड कैसा भी हो सकता है, नॉन पोलर पोलर, पर मॉलिक्यूल हमेशा कैसा आएगा? पोलर। तो अगर पॉलीएटॉमिक स्पीशीज में आपको सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर दिख गया, सीधा सा रिजल्ट है उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जैसे एग्जांपल देखें, अमोनिया NH3 स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके सामने। NH3 में आप देख सकते हैं दिस इज सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, ठीक है ना। सेंट्रल एटम के साथ एक लोन पेयर है, दिस इज द लोन पेयर, और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब इस बॉन्ड की NH बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा? नाइट्रोजन। तो इसका वेक्टर जो गया दैट इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। NH बॉन्ड में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और लोन पेयर आने पर फ्रॉम सेंट्रल एटम टुवर्ड्स द लोन पेयर डायरेक्शन जाएगा हमेशा। अब आप देखिए जुगाड़ मैंने क्या बताया, वैसे तो ये जो जुगाड़ है इससे आप सॉल्व करें। क्या इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है? यस। पॉलीएटॉमिक में सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है, बिना कुछ सोचे समझे लगा सकते हैं आंसर कि म्यू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो और मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर। लेकिन सॉल्व करने का तरीका, जुगाड़ जो है ना, अगर जुगाड़ है सारा, वैसे तो आपको पता है कि रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 कॉस थीटा। अब सुने, इसमें एम्बिग्युइटी क्या आएगी भाई? इससे सॉल्व करोगे, ध्यान सुनना, इससे सॉल्व करोगे तो बेटा पहले इसको μ1 इसको μ2 मानोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट इससे निकालोगे, फिर वो जो रिजल्टेंट आएगा उससे इसको सॉल्व करोगे, फिर वो जो रिजल्टेंट आएगा उससे इसको सॉल्व करोगे। ये हो गया, और ये सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। दूसरी बात, कॉस थीटा, आपको पता है अमोनिया में ये जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है? 107 डिग्री। अब कॉस 107 की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम इस फॉर्मूले को यूज ना करते हुए सीधा सा जुगाड़ देख रहे हैं, और वो जुगाड़ क्या है कि अगर पॉलीएटॉमिक स्पीशीज में सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है तो डाइपोल मोमेंट विल ऑलवेज बी नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरी बात सुने, बॉन्ड को देखिए, NH का बॉन्ड, क्या डेल्टा EN का डिफरेंस है? यस। मतलब ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? पोलर। बॉन्ड इज पोलर, और ओवरऑल मॉलिक्यूल भी कैसा है? पोलर। तो अगर पूछे NH3 की बॉन्ड इज पोलर, यस, मॉलिक्यूल इज पोलर, यस। दोनों बात क्लियर है। दूसरी बात, इसको सॉल्व करने का जो मैं जुगाड़ बता रहा था वेक्टर से, क्या ये सेंट्रल एटम N को इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंट्रल एटम को, ठीक है ना। अब सेंट्रल एटम से ऊपर जितने वेक्टर है उनका रिजल्टेंट निकाल लो। ऊपर एक ही वेक्टर है और वो वेक्टर कैसा जा रहा है? ऊपर। और वो वेक्टर किसी एटम की वजह से है या लोन पेयर की वजह से? ड्यू टू लोन पेयर। और नीचे जितने, सेंट्रल एटम से नीचे जितने वेक्टर हैं, 3H है ना, तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालिए। बेटा 3D में जब आप चेक करोगे, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से ऊपर एक लोन पेयर है और बाकी 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, इन तीनों को जब आप 3D में सॉल्व करोगे तो तीनों का रिजल्टेंट कैसा आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। तो बेटा तीनों जो नीचे वाले हाइड्रोजन उनका रिजल्टेंट ऊपर, पर रिजल्टेंट की वैल्यू किसकी वजह से आ रही है? ड्यू टू लोन पेयर और ड्यू टू हाइड्रोजन। तो ड्यू टू हाइड्रोजन। अब आप देखें इन दोनों वेक्टर को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट है या सेम है? सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो बताइए वेक्टर ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? ऐड होंगे। और अगर ये दोनों वेक्टर ऐड हो गए तो ऑब्वियसली ये जीरो तो नहीं होगा, और इसीलिए इसका डाइपोल मूवमेंट क्या आ जाता है? नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरी बात ध्यान से सुने, अगर मान लो ऐसा होता कि, ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर जो NH3 वाला केस अभी हमने लिया, इसी में ये सेंट्रल एटम हो गया आपका,
ये सेंट्रल एटम हो गया आपका। सेंट्रल एटम से ये जो लाइन हमने बनाई सेंट्रल एटम की, एक लोन पेयर वाला जो वेक्टर है ऊपर और बाकी तीनों का वेक्टर मान लीजिए कोई दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन होता और ये डायरेक्शन कैसा आता नीचे सपोज, ठीक है। ये होता ड्यू टू लोन पेयर और ये होता ड्यू टू एनी साइड एटम एक्स, ठीक है, ऐसा मान लिया। और दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट। क्या दो ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे? तो सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन ऊपर वाला जो मैग्नीट्यूड है वो किसकी वजह से? लोन पेयर। और नीचे वाला जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ड्यू टू एन एटम एक्स। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कभी भी बराबर नहीं होगा और इसीलिए लोन पेयर का अगर डायरेक्शन है तो वो लोन पेयर ही कैंसिल कर सकता है, या एक्स का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है तो वो एक्स ही कैंसिल कर सकता है। इसीलिए दोनों सब्ट्रैक्ट जरूर हो जाएंगे, लेकिन कैंसिल एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होंगे। तो ऐसा सिनेरियो आने पर भी डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसीलिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर आ जाए, साइड एटम कैसे भी आए, डाइपोल मोमेंट ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस। दो केस पढ़े, क्या पढ़े? पॉलीएटॉमिक में अगर लोन पेयर जीरो, सारे साइड एटम सेम, डाइपोल मोमेंट ऑलवेज जीरो। अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर एक है ना, तो ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके अलावा दो लोन पेयर आए, दो से ज्यादा आए, या सेंट्रल एटम पे जीरो लोन पेयर और साइड एटम्स अलग अलग हो, इन सारे केसेस में आपको हमेशा स्ट्रक्चर से, ज्योमेट्री से सॉल्व करना पड़ेगा। इनके केसेस आंसर जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इफ इन अ मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम हैज मोर देन वन लोन पेयर, इसका मतलब है सेंट्रल एटम के लोन पेयर टू और मोर हो जाएं तो आपका डाइपोल मोमेंट जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और यह पता कैसे चलेगा? ज्योमेट्री से सॉल्व करने पर, स्ट्रक्चर से सॉल्व करने पर। देखें एग्जांपल देखें, जैसे कौन सा एग्जांपल लिया? H2O। डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है, डायटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है ये चेक करेंगे। सबसे पहले H2O कैसा है बेटा? पॉलीएटॉमिक में सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। हाइब्रिडाइजेशन निकाला, आप जानते हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp3, ठीक है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, ऑक्सीजन, ठीक है, दो हाइड्रोजन है और दो क्या आ गए? लोन पेयर, है ना। ये स्ट्रक्चर तो हम नॉर्मल जो बनाते हैं वैसा बना दिया, बट एक्चुअल में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। अब ध्यान से सुने, कितने लोन पेयर है बेटा? दो। अगर जीरो लोन पेयर होता, साइड एटम सेम होता, जीरो। एक लोन पेयर होता, नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन दो या दो से ज्यादा लोन पेयर आने पर ऑलवेज चेक करना पड़ेगा स्ट्रक्चर से। चेक करिए क्या डायरेक्शन आएंगे वेक्टर्स के? फ्रॉम सेंट्रल एटम टुवर्ड्स द लोन पेयर, ये इसका डायरेक्शन है, फ्रॉम सेंट्रल एटम टुवर्ड्स द लोन पेयर। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो फ्रॉम लेस EN टू मोर EN, फ्रॉम लेस EN टू मोर EN। खुद देखिए, इन दोनों हाइड्रोजन का जो रिजल्टेंट आएगा वो समवेयर इन बिटवीन यहां कहीं आएगा, और इन दोनों लोन पेयर का जो रिजल्टेंट आएगा वो समवेयर इन बिटवीन आएगा। तो दोनों वेक्टर कैंसिल होंगे या ऐड हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। और वेक्टर एडिशन की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं होगा। तो जब भी दो या दो से ज्यादा लोन पेयर आ जाए, आपको स्ट्रक्चर से चेक करना पड़ेगा। जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इस केस में क्या आ रहा है? नॉट इक्वल टू जीरो। मॉलिक्यूल इज पोलर एंड H2O का जो इंडिविजुअल बॉन्ड है वो भी कैसा है? पोलर। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुने, हम लोग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली जब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? सॉल्युबिलिटी। तो आप जानते हो सॉल्युबिलिटी में हम लोग बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या बोलते हैं बेटा? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। और लाइक डिसॉल्व्स लाइक में एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पोलर और नॉन पोलर डिटरमाइन करना नहीं आता। तो बेटा ध्यान से सुने, बाद में जब सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, जब भी मैं बोलूंगा क्योंकि कोई सॉल्वेंट या कोई सॉल्यूट पोलर है, तो बेटा वो पोलर का मतलब कैसे डिसाइड होगा? बाय डाइपोल मोमेंट। अगर किसी का डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो जो भी होगा, सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, स्पीशीज, जो भी स्पीशीज होगा उसे हम बोलेंगे पोलर स्पीशीज। और अगर किसी को बोला जा रहा है नॉन पोलर, तो वो नॉन पोलर कैसे डिटरमाइन किया गया है? बाय इट्स डाइपोल मोमेंट। तो ध्यान रखें, बाद में जो हम सॉल्युबिलिटी में पोलर नॉन पोलर बोलेंगे वो भी किससे डिटरमाइन होता है? डाइपोल मोमेंट्स। और आप जानते हैं वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और ये कैसा सॉल्वेंट होता है बेटा? पोलर। अमोनिया पोलर सॉल्वेंट। तो ये पोलर कैसे डिटरमाइन होते हैं? क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो। जबकि बेंजीन, याद करें बेंजीन, है ना, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन्हें आप बोलते हैं कि दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर सॉल्यूट सॉल्वेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट क्या आता है? जीरो। चलिए सेकेंड केस पे मूव कर रहे हैं। इसी में
H2O के बाद, ठीक है ना, ये एक और एग्जांपल लिया XgF2। कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं? जहां सेंट्रल एटम के पास दो या दो से ज्यादा लोन पेयर है। ध्यान से देखें, XgF2 डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक? पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में हाइब्रिडाइजेशन निकाले, क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गया? sp3d। जीरो लोन पेयर वाला केस नहीं है, एक लोन पेयर वाला केस नहीं है, है ना, वो हम लोग को इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कितने लोन पेयर है? 3। याद करें, sp3d में लोन पेयर हो या मल्टीपल बॉन्ड हो, कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है? इक्वेटोरियल। तो बेटा 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन आ गए? लोन पेयर। और दोनों फ्लोरीन एक्सियल और एक्सियल पे आ गए। अब ध्यान से सुने, इसे कैसे सॉल्व किया गया। तो बेटा ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है और ये जो लोन पेयर है, फ्रॉम सेंट्रल एटम टुवर्ड्स द लोन पेयर डायरेक्शन, फ्रॉम सेंट्रल एटम टुवर्ड्स द लोन पेयर, फ्रॉम सेंट्रल एटम टुवर्ड्स द लोन पेयर, ये तीनों जो हैं ये ट्राइंगल बन रहे थे। और याद करें, तीनों वेक्टर क्या है बेटा? सेम, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तीनों डाइपोल या तीनों लोन पेयर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो इक्वेटोरियल 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 तीनों सेम है, तो ऑल इक्वेटोरियल पोजीशन गेट कैंसल्ड आउट विथ ईच अदर। और यहां पर एक्सियल पे फ्लोरीन, यहां एक्सियल पे फ्लोरीन, इसका डायरेक्शन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा ऊपर वाला भी ड्यू टू फ्लोरीन और नीचे वाला भी ड्यू टू फ्लोरीन। तो बेटा क्या दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है? यस, कैंसल हो जाएंगे। नेट डाइपोल मूवमेंट 0। मॉलिक्यूल, ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर बट इंडिविजुअल XgF बॉन्ड इज पोलर। तो बेटा आप देखें, अगर दो या दो से ज्यादा लोन पेयर आते हैं, डाइपोल मूवमेंट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे चेक करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री हमें बनाना पड़ेगा और उससे हम लोग इसको डिसाइड कर रहे होंगे। तो ये पॉलीएटॉमिक के बारे में केसेस हमने डिस्कस किए। अब आगे सुने अगला केस। इफ इन अ मॉलिक्यूल साइड एटम्स आर डिफरेंट, अभी तक तो हमने मेनली जो बात करी सेम साइड एटम थे, 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, देन इट मे बी पोलर और नॉन पोलर डिपेंडिंग ऑन द वेक्टर सम। ठीक है ना, ये मतलब फर्स्ट और सेकंड केस के अलावा कोई सा भी केस आए तो वो स्ट्रक्चर से सॉल्व होगा। जैसे एग्जांपल देखें, PCl3F2। ध्यान से सुनिएगा, PCl3F2 पॉलीएटॉमिक स्पीशीज है, हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाला, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया? sp3d। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया? sp3d। इसके बाद वाला एक केस देखें, PCl2F3 है ना, पॉलीएटॉमिक स्पीशीज है, हाइब्रिडाइजेशन निकाला, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया? sp3d। ठीक है, अब सुने, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम पे आप देखें, दोनों केस में लोन पेयर कितना है? 0। ठीक है ना, लोन पेयर 0। बट लोन पेयर 0 होने का मतलब है क्या डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा? नहीं, लोन पेयर केस 1 जो था, लोन पेयर तो 0 है, साथ ही साथ सारे साइड एटम क्या होने चाहिए? सेम। तो बेटा इसमें क्या सारे साइड एटम सेम है या अलग है? अलग है। सारे साइड एटम सेम है या अलग है? अलग है। ऐसा केस आने पर डायरेक्टली किसी कंक्लूजन पे ना जाएं, ऐसा ना बोल दे कि सारे साइड एटम सेम नहीं है तो डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये डिसाइड करना पड़ेगा स्ट्रक्चर से। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाए? देखिए, फास्फोरस आ गया सेंट्रल पे, 3 इक्वेटोरियल पोजीशन, 2 एक्सियल पोजीशन। ध्यान से सुने, जब भी डिफरेंट साइड एटम का केस आए, डिफरेंट साइड एटम का केस आ जाए sp3d में, किस पे? sp3d में, तो बेटा क्योंकि sp, sp2, sp3 है ना, या फिर sp3d2, उसमें सारी पोजीशन सेम होती है। चेंज आता है sp3d में और sp3d3 में, पर sp3d3 आप इवन एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको टेबल में भी नहीं दिखेगा। तो इसीलिए हम मेनली sp3d की बात कर रहे हैं। जब sp3d में डिफरेंट साइड आइटम्स आ जाए तो ध्यान से सुनिएगा, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वैसे इसे बेंट रूल बोलते हैं, बट क्या कंडीशन देखें, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड आइटम है, कौन है बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड आइटम, और दूसरा 2 अलग अलग साइड आइटम आएंगे, तो 2 अलग अलग साइड आइटम में एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड आइटम होगा और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड आइटम होगा। किसको कौन सी पोजीशन पे रखना है? किसको कौन सी पोजीशन पे रखना है? ध्यान से सुने, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड आइटम कौन सी पोजीशन पे जाना पसंद करता है? एक्सियल पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे जाना पसंद करता है? एक्सियल। अगर साइड एटम के लिए एक्सियल पोजीशन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम के लिए एक्सियल पोजीशन अवेलेबल है, वो हमेशा प्रेफर करेगा एक्सियल पोजीशन पर जाना, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम के लिए अगर कोई पोजीशन अवेलेबल है और वो इक्वेटोरियल है तो वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करना पसंद करता है। तो ध्यान रखें कि जब भी डिफरेंट साइड एटम्स आ जाए और sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल ऑक्यूपाई एक्सियल एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल ऑक्यूपाई, ट्राई टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। अब देखें कैसे सॉल्व किया। इवन याद रखें, डबल बॉन्ड
मल्टीपल बॉन्ड्स या लोन पेयर आएगा वो भी कहा जाता है इक्वेटोरियल पे। अब देखिए जैसे PCl3F2, ठीक है, फास्फोरस आ गया। अब 3 इसने इक्वेटोरियल पोजीशन तैयार करी है, 1 2 3, और 2 इसने एक्सियल पोजीशन तैयार करी है। अब बताइए क्लोरीन और फ्लोरीन में से, फ्लोरीन तो क्या है बेटा मोर EN वाला, और क्लोरीन क्या है बेटा लेस EN वाला, है ना। तो बताइए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम कहां जाएगा, इक्वेटोरियल पे। कितने इक्वेटोरियल पोजीशन होते हैं, 3। क्या 3 क्लोरीन है, यस, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, तीनों ने पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया। अगर कम ज्यादा होते तो फिर वो सेकेंडरी केस बनता। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। और क्या 2 एक्सियल पोजीशन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां जाएगा, एक्सियल पे। क्या 2 फ्लोरीन के लिए 2 एक्सियल पोजीशन अवेलेबल है, यस, मतलब वो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। इसी तरह से इसको देखें, PCl2F3 सेंट्रल एटम, कितने इक्वेटोरियल पोजीशन है, 3, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से लेस EN वाला कहां जाएगा, इक्वेटोरियल पे। लेस EN कौन है, फ्लोरीन या क्लोरीन, क्लोरीन इक्वेटोरियल पे, क्लोरीन इक्वेटोरियल पे। इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। एक और इक्वेटोरियल है पर एक क्लोरीन एक्स्ट्रा नहीं है, तो यहां क्लोरीन नहीं आ पाएगा, इसको भूल जाइए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, फ्लोरीन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन कितनी होती है, 2। फ्लोरीन यहां आ गया। अब तीसरा फ्लोरीन बच रहा है, उस तीसरे फ्लोरीन को भी कहां जाना था, एक्सियल पे। एक्सियल पोजीशन तो बची नहीं, मजबूरी में उस फ्लोरीन को कहां जाना पड़ेगा, इक्वेटोरियल पे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है ना। अब सुने क्या हुआ, क्या ये तीनों क्लोरीन इक्वेटोरियल सेम साइड एटम है या नहीं है। इसका वेक्टर और इसका वेक्टर तीनों इक्वल एंड ऑपोजिट, वेक्टर सम 0। फ्लोरीन इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसल, नेट डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा 0। तीनों क्लोरीन इक्वेटोरियल कैंसल, दोनों एक्सियल फ्लोरीन आपस में कैंसल, नेट डाइपोल मूवमेंट 0, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। और यहां देखिए PCl2F3 में बेटा इस इक्वेटोरियल पोजीशन को देखो, क्या ये तीनों कैंसल हो पाएंगे, नहीं। क्यों नहीं, इसका वेक्टर इधर, इसका वेक्टर इधर, इसका वेक्टर इधर, इन दोनों क्लोरीन का रिजल्टेंट बीच में आएगा। और ये किसकी वजह से आया, ड्यू टू क्लोरीन, और इसका जा रहा है डायरेक्शन इधर, ड्यू टू फ्लोरीन। क्या क्लोरीन और फ्लोरीन आपस में कैंसिल होंगे, नहीं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग होगा। तो बेटा ये तो कैंसिल नहीं हुआ, इवन ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन मान भी लिया आपने कैंसिल हो जाए, एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि साइड एटम अलग है, थोड़ा सा रिपल्शन लगेगा, ये स्ट्रेट नहीं होंगे। बट इन दोनों से भी आप देख सकते हो कि ये कैंसिल नहीं होंगे और डायपोल मूवमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0 एंड मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इन दोनों के बारे में कि PCl3F2 और PF3Cl2 में से विच मॉलिक्यूल इज हैविंग मोर डायपोल मूवमेंट। तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी आपको। तो देखें दोनों में से PCl3F2 का डायपोल मूवमेंट क्या आ रहा है, 0, और PF3Cl2 का डायपोल मूवमेंट क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो वी कैन इजिली से दैट दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग मोर डायपोल मूवमेंट देन दी अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह से हमने पॉलीएटॉमिक के केसेस यहां पर डिस्कस किए। अब आगे क्या पॉइंट है, आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग। आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिए हैं, एग्जांपल दिए हैं, उसमें से किसका डायपोल मूवमेंट 0 होगा नहीं होगा ये आपको डिटरमाइन करना है। मैं एग्जांपल्स यहां पर शो कर रहा हूं, ट्राई आप खुद करेंगे, वीडियो लेक्चर पॉज करके आप ट्राई कर ले, बाद में उनका एक्सप्लेनेशन यहां पर गिवन होगा। ठीक है, एग्जांपल्स आपके सामने गिवन है। अब देखिए इसमें इंडिविजुअली अगर मैं डिस्कस करूं वन बाय वन, देखिए सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल आ रहा है, SO3 देख लें, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक, सारे पॉलीएटॉमिक है, स्ट्रक्चर बनाए। SO3 का हाइब्रिडाइजेशन देखें क्या बन जाएगा बेटा, sp2 में लोन पेयर सेंट्रल एटम पे क्या है, 0। क्या ऑल साइड एटम सेम है बेटा, यस, ऑल साइड एटम आर सेम, मतलब सीधा सा आंसर है डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, 0। कैसे आ गया 0, देखें स्ट्रक्चर बनाते हैं आप, SO3 का ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। ये हमने सेंट्रल एटम के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेंट्रल एटम से ऊपर वाले वेक्टर का रिजल्टेंट एक ही वेक्टर है ऊपर, ड्यू टू ऑक्सीजन है। इन दोनों वेक्टर सेंट्रल एटम से नीचे वालों का रिजल्टेंट निकालेंगे, इधर आएगा, नीचे आएगा, और कैसा आएगा, ये भी साइड एटम कौन है, ऑक्सीजन। क्या दो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, यस, डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0। चलिए हटा रहा हूं इसको। अगला केस देखें, ठीक है, इसका डायपोल मूवमेंट क्या निकाल दिया हमने, 0। ठीक, कंडीशन बता दी, SO2 हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है,
सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितना आया 1, सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर आया, सीधा आंसर डायपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0, डायपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों हुआ याद करें, ध्यान से देखें, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा SO2 का, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा SO2 का, और इस स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो बेटा एक बात समझ में आ रही है कि डायरेक्शन सेंट्रल एटम टुवर्ड्स लोन पेयर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेंट्रल एटम को हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हुए ऊपर वाला वेक्टर ऊपर गया, किसकी वजह से है, ड्यू टू LP लोन पेयर, और इन दोनों ऑक्सीजन का रिजल्टेंट बीच में आएगा, पर इसका आ रहा है ड्यू टू ऑक्सीजन। दोनों वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन एक लोन पेयर की वजह से है, एक ऑक्सीजन की वजह से कैंसिल नहीं होंगे, एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होंगे, सिर्फ सब्ट्रैक्ट होंगे, तो डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ बचेगा, ये कंडीशन आ जाती है इसके बारे में। ठीक है, इन दो का रिजल्ट आ गया, बाकी इसी तरह से आप ट्राई करते रहिए। देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, तीसरा केस देख रहे हैं, CH4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितने हैं, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितने हैं, 0। क्या सारे साइड एटम सेम है, यस, डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0। H2O मैंने अभी डिस्कस किया था, पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट में दो लोन पेयर आ रहे थे, दो लोन पेयर या दो से ज्यादा लोन पेयर होने पर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और इसके स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा था कि देखिए इसका CH4 का डायपोल मोमेंट 0, इसका डायपोल मोमेंट क्या आ रहा था, नॉट इक्वल टू 0, दिस वाज 0, दिस वाज नॉट इक्वल टू 0। चलिए XeF6 पॉलीएटॉमिक स्पीशीज है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, क्या इसमें स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर आएगा बेटा, यस, और एक लोन पेयर आने का मतलब है डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। XeF4 ध्यान से देखें, XeF4 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, कितने लोन पेयर है, 2। जब भी मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा लोन पेयर आए, स्ट्रक्चर बनाइए। अब ध्यान से देखो, इस लोन पेयर का वेक्टर इधर, इस लोन पेयर का वेक्टर इधर, इस फ्लोरीन का वेक्टर, फ्लोरीन का वेक्टर, फ्लोरीन का वेक्टर, फ्लोरीन का वेक्टर, याद करें स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता था बेटा। ये वेक्टर फ्लोरीन का इस वेक्टर से कैंसिल होगा, ये वेक्टर इस वेक्टर से कैंसिल होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन है, और लोन पेयर विल गेट कैंसल आउट विथ लोन पेयर। नेट डायपोल मूवमेंट कितना आ गया, 0। दो या दो से ज्यादा लोन पेयर में डायपोल मूवमेंट 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। CH3Cl क्लोरोमीथेन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें, लोन पेयर 0, बट ऑल साइड एटम आर नॉट सेम, ऑल साइड एटम आर नॉट सेम। स्ट्रक्चर बना के चेक करेंगे, CH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3, CH3Cl का हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये स्ट्रक्चर बन गया है ना। क्लोरीन को कहीं भी लगा लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि sp3 में सारी जो पोजीशंस होती है वो सेम होती है। क्या क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर गया, और कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, कार्बन। ये वेक्टर इधर आया, इन तीनों को सॉल्व करें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, एक वेक्टर ऊपर क्लोरीन, और इन तीनों का रिजल्टेंट भी ऊपर जाएगा, दोनों वेक्टर आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड हो गया तो डायपोल मूवमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। ध्यान से सुने, क्लोरो मीथेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पोलर सॉल्वेंट की तरह भी यूज करते हैं इसे। आगे POCl3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 POCl3 है ना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। अब लोन पेयर सेंट्रल एटम पे 0, पर क्या सारे साइड एटम सेम है, नहीं, स्ट्रक्चर से सॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और फास्फोरस क्लोरीन में क्लोरीन 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 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर एक वेक्टर, इन तीनों वेक्टर का जब रिजल्टेंट निकालूंगा नीचे की तरफ जाएगा, ये किसकी वजह से, ड्यू टू ऑक्सीजन, और इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा, है ना, ये डॉटेड लाइन बना रहा हूं, और ये किसकी वजह से आएगा, क्लोरीन। दोनों ऑक्सीजन का वेक्टर और क्लोरीन का वेक्टर रिजल्टेंट ऑपोजिट तो है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग होगा, कैंसिल नहीं होंगे, डायपोल मूवमेंट क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। आगे IF7, ठीक है, IF7 क्या हो गया बेटा, सेंट्रल एटम पे 0 लोन पेयर एंड ऑल साइड एटम आर सेम। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आता है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल बनता है, 5 इक्वेटोरियल 2 एक्सियल। बेटा पांचों इक्वेटोरियल पे फ्लोरीन है, 72 72 72 72 72, पांचों आपस में कैंसल, इक्वेटोरियल वाले, और फ्लोरीन 90 आपस में कैंसल, नेट डायपोल मूवमेंट 0। और अगला आ रहा है BRF5, इस मॉलिक्यूल में कितना लोन पेयर आएगा, एक लोन पेयर आया, मतलब म्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0, और स्पीशीज कैसा हो जाएगा, पोलर। तो जिनका डायपोल मूवमेंट 0 वो नॉन पोलर, और जिनका डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 वो मॉलिक्यूल कैसे आ जाएंगे, पोलर। ठीक है ना, रिजल्ट आपके सामने यहां पर मैं एक बार मेंशन कर दे रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पोलर एंड NP रिप्रेजेंट्स नॉन पोलर एंड P रिप्रेजेंट्स पोलर। ठीक है।